हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के पावर सिस्टम सेक्शन से पावर प्लांट इंजीनियरिंग से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे डिटेल में, डायग्राम के साथ देखेंगे इसे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, जेई, एई, आरआरबी जेई, आरआरबी एई और उसके बाद गेट, ईएससी, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन पंप स्टोरेज पावर प्लांट्स वाटर इज रिसर्कुलेटेड थ्रू वाटर टर्बाइंस, रिवर्सिबल टर्बाइंस आर यूज्ड विच ऑपरेट एज टर्बाइंस फॉर पावर जनरेशन ड्यूरिंग पीक लोड आवर्स एंड एज अ पंप फॉर पंपिंग वाटर ड्यूरिंग पीक ऑफ आवर्स, और प्लेन फ्रांसिस टर्बाइंस आर यूज्ड। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बेसिकली कि पंप स्टोरेज प्लांट होता है क्या है। देखिए डायग्राम से देखते हैं। देखिए पंप स्टोरेज प्लांट जो बेसिकली है, पंप स्टोरेज पावर प्लांट, वो एक लार्ज बैटरी की तरह काम करता है। आप इसे कोरिलेट करके देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टोरेज का काम करती है। बेसिकली होता है क्या है कि हमारे पास दो टाइप के लोड प्लांट होते हैं, एक होता है बेस लोड प्लांट और एक होता है पीक लोड प्लांट। ठीक है, तो जनरली जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है और हमारे हाइड्रो पावर प्लांट है, ये सारे जो पावर प्लांट होते हैं ये सारे के सारे बेस लोड प्लांट है, यानी कि ये बेस लोड पे सप्लाई करती है। इसमें क्या होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए, यानी कि हमारा जो लोड चेंजेस है वो ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए। तो उसके स्मूथ ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो पावर डिलीवर करते हैं ये सारे पावर प्लांट, इसका लोड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, पीक लोड पावर प्लांट में लोड वैरी करता है। ठीक है, तो अभी देखिए होता क्या है कि जब दो टाइप के सीजन होते हैं, एक होता है इसमें पीक लोड होता है, यानी कि लोड उसमें बहुत ही पीक होता है जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंज्यूमर का डिमांड ज़्यादा होता है, पावर प्लांट के इंडस्ट्री का डिमांड ज़्यादा होता है। और एक होता है जिसमें कि ऑफ लोड के केस में होता है, जिसमें कि लोड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि लाइट लोड के केस में होता है। ठीक है, जैसे कि रेनी सीजन हुआ या बहुत सारे एक्टिविटीज हो, उसमें लोडिंग बहुत कम होती है। ठीक है, तो इनके केस में क्या, सपोज कीजिए कि पीक लोड अगर आया तो ठीक है, हम लोगों ने पावर तो बढ़ा दिया, लेकिन ऑफ लोड के केस में जो ये पावर प्रोड्यूस होता है, इस पावर को कहीं ना कहीं और ट्रांसमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोड चेंजिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो इन दोनों को ऑफसेट करने के लिए क्या करना होता है कि लोड को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो उसमें हमारा यूजफुल आता है पंप स्टोरेज प्लांट। ये क्या होता है पंप स्टोरेज प्लांट? इसमें क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा पावर है ग्रिड से, उस पावर को पंप स्टोरेज पावर प्लांट में डालते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसका डायग्राम से अभी हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है पंप स्टोरेज प्लांट में कि हमारे पास दो रिजर्वायर होता है। ठीक है, एक अपर रिजर्वायर होता है, एक लोअर रिजर्वायर होता है। ठीक है, इससे जो पानी आता है इस रिजर्वायर से, ठीक है, इस रिजर्वायर से जो पानी आता है, इस पानी को हम लोग एक पंप स्टोरेज टरबाइन में, ठीक है, जिसमें कि ये टरबाइन इस तरह का होता है। ठीक है, उसमें जनरेटर होता है वो, और फिर ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू इसको पास करते हैं। ठीक है, जो कि एक फाइनली एक लोअर रिजर्वायर में जाके एक्यूमुलेट होता है। होता है क्या है, देखिए जब हमारे पास पावर सरप्लस में होता है, यानी कि ऑफ सीजन होता है, पावर सरप्लस में होता है, तो ग्रिड से ये कनेक्टेड रहता है ट्रांसफार्मर के थ्रू, तब इसमें पावर भेजी जाती है और ये जो है वो ट्रांसफार्मर का मोटर के जैसा रन करता है। ठीक है, यानी कि ये जो है एज अ टरबाइन और पंप दोनों की तरह रन कर सकता है। तो वो पावर लेता है, तो जब वो पावर लेता है तो क्या होगा, ये पंप जो है, ये टरबाइन एज अ पंप एक्ट करता है, और जो वाटर है वो लोअर रिजर्वायर से पंप करके अपर रिजर्वायर की तरफ भेजता है। ठीक, अब इसको स्टोरेज क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि देखिए बैटरी में जिस तरह से हम लोग वोल्टेज स्टोर करते हैं, वैसे ही इसमें हम लोग जो वाटर की है, वो वाटर की स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग M/Gh करते हैं, उसको एज ए एनर्जी फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इतने वाटर को अगर ये पंप करके ऊपर की ओर स्टोर करेगा तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अच्छा, अभी अगर हमको पीक डिमांड है, यानी पावर का सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो क्या होगा कि सेम ये जो वाटर है उसका फ्लो नीचे होगा और ये टरबाइन को रोटेट करेगा और एज ए जनरेटर की तरह काम करेगा और ये पावर ग्रिड सिस्टम को देगा। जिससे कि जो हमारा डेफिशिएंट पावर है, पहले 50 था, अभी 100 रिक्वायरमेंट है, तो 50 मेगावाट को जो डेफिशिएंट रिक्वायरमेंट है वो इस पंप स्टोरेज से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दो डायरेक्शन होगा वाटर फ्लो का, एक अपवर्ड डायरेक्शन कब होगा
जब एक्सेस सरप्लस है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक्सेस सरप्लस है, तो इसको एज अ मोटर की तरह रन करेगा और इस वाटर को पंप करके वो ऊपर की ओर सेंड करेगा। ठीक है। टरबाइन के केस में क्या, जनरेटर के केस में क्या होगा, जब जब यहाँ पर पावर का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसे केस में क्या करेगा, ये जो ग्रेविटी से नीचे की ओर आएगी वाटर, वो इस टरबाइन को रोटेट करेगा और जो पावर प्रोड्यूस होगी जनरेटर के थ्रू, जनरेटिंग एक्शन के थ्रू, वो ग्रिड को सप्लाई करेगा। ठीक है। इसमें ये बीच में सर्किट ब्रेकर्स लगे रहते हैं कि कब वो सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा जिससे पावर ड्रॉ होगा और कब फीड करने वाला सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा, तो उसके हिसाब से इसका अरेंजमेंट होता है। तो ये है हमारा पंप स्टोरेज पावर प्लांट। ठीक है। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में जो फैक्टर है कि वाटर इज इजीली सर्कुलेटेड थ्रू वाटर टर्बाइंस, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है, तो रिवर्सिबल टर्बाइंस आर यूज्ड, जो कि बोथ एज अ पंप और एज अ टर्बाइन दोनों एक्ट कर सकता है। टर्बाइन फॉर पावर जनरेशन ड्यूरिंग पीक लोड आवर, पावर जनरेशन के लिए करेगा पीक लोड आवर में जब डिमांड ज़्यादा है, और पीक ऑफ आवर्स में पंप करेगा वाटर को, जो कि स्टोरेज के तौर पे MGH के फॉर्म में वो उसको स्टोर करेगा। ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं उससे कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हायर एल्टीट्यूड पे पहला है कि वाटर को MGH के फॉर्म में स्टोर करेगा, वाटर के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये डिमांड जब स्पाइक होगा तो ये फास्टली पावर सप्लाई देना चाहिए। तीसरा कैरेक्टर इसका क्या होता है, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो 70 to 80% होती है। क्योंकि क्यों इफिशियंसी कम हो जाती है, क्योंकि वाटर को वो पंप जब ऊपर करता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में पंप कर रहा है, तो उसके पेन स्टोक पे जो फ्रिक्शंस आता है उसके चलते लॉसेस होती है। ठीक है। और एज अ मोटर एक्शन के चलते होता है तो उसमें भी लॉसेस बढ़ जाती है, जो कि हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर केस में। मैंने इसी चैनल पे बनाया है कि कोर लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होते हैं, इस तरह के लॉसेस होते हैं। तो उस लॉसेस के चलते लॉसेस बढ़ जाती है, इसलिए इसकी इफिशियंसी जनरली कम होती है, लेकिन इसका पर्पस जो होता है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है। और ये स्टेबलाइज करता है ग्रिड को, क्योंकि पावर जब भी डिमांड होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो उसको स्टेबलाइज करता है, या तो पावर लेके या पावर देके। ठीक है। तो इस तरह के इसके सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है। इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स बताता हूँ। भारत में टेहरी प्रोजेक्ट है, टेहरी प्रोजेक्ट, उसमें पंप स्टोरेज पावर प्लांट है, और जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बाथ कॉन्टी पावर प्लांट जो है, जो USA में है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। वो 3003 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, तो वो USA में है। तो आप इसे याद रखिए, कभी कभी इस तरह का ट्रिविया क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट इज ए बेस लोड प्लांट, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया पीक लोड प्लांट है। ओनली ये सप्लाई करता है जब पावर की डिमांड ज़्यादा होती है या कम होती है। बेस लोड प्लांट में कौन कौन से है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर विंड पावर प्लांट है। द स्टार्टिंग टाइम ऑफ पंप स्टोरेज प्लांट इज वेरी शॉर्ट। स्टार्टिंग टाइम वेरी शॉर्ट है क्या, तो स्टार्टिंग टाइम हाँ बहुत ही शॉर्ट होती है। उसको फास्ट रिस्पांस होना चाहिए इसका ग्रिड को सप्लाई देने के लिए। रिवर्सिबल टर्बाइंस एंड पंप्स आर हाईली सुटेबल फॉर पंप स्टोरेज प्लांट, बिल्कुल सही है। रिवर्सिबल टर्बाइन और पंप होते हैं जो बोथ एज अ पंप और एज अ टर्बाइन एक्ट कर सकते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a pump storage hydro power plant, the electrical machine is made to work alternatively as generator and a motor. The efficiency of the generator working at the same electric power level is. तो अब जनरेटर और मोटर के इसमें क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन एज मोटर। क्या क्या रीजन है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला रीजन क्या है दोस्तों, देखिए जनरेशन मोड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि इस तरह का हमारा अपर रिजर्वायर रहता है, इससे वाटर आता है यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर फ्लो करता है, ये हमारा टरबाइन है, इससे जनरेटर लगा होता है, एज ए मोटर भी एक्ट कर सकता है, और इससे फिर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, और इससे जो आउटपुट पावर है जो फाइनली ग्रिड में कनेक्टेड होती है। ठीक है। तो ये हमारा इसका फंडा है। ठीक। और ये यहाँ पर लोअर रिजर्वायर होता है। तो अभी क्या होता है कि देखिए जनरेटर मोटरिंग के केस में क्या होगा, पावर ग्रिड से लेगा तो ये वाटर को पंप करके अपर रिजर्वायर में भेजेगा। तो उसके केस में क्या होगा, तो देखिए ये जो हमारा पेनस्टॉक का एरिया है, हाइड्रो पावर प्लांट में से पेनस्टॉक बोलते हैं, तो ये जो पेनस्टॉक का एरिया है इसके इस वॉल्स पे जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में वाटर प्रेशर ऊपर जाएगा तो इसके वॉल्स पे बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। तो उससे क्या होता है, तो पहला रीजन है कि फ्रिक्शन से क्या होता है, हमारे लॉसेस बढ़ जाती है ना, इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है एज अ मोटर, तो लॉसेस बढ़ जाती है। तो पहला ये है लॉसेस बढ़ जाती है, क्योंकि पैसेज में हमारा ओवरकम करना पड़ता है उसे। समटाइम्स क्या होता है यहाँ पर एयर बबल्स बने रहते हैं, तो उसको भी वो काउंटर करना पड़ता है, सिंस ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहा है ये। तो इस तरह से इसकी लॉसेस है वो फिजिकल कारणों से बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है
कि जब ये पानी ऊपर की ओर पंप करता है एज ए मोटर की तरह, जब वो काम करता है एज ए मोटर की तरह काम करता है, तो उसमें डिफरेंट लॉसेज होते हैं, जैसे कि कॉपर लॉस होते हैं, I²R लॉस, प्लस कोर लॉस होता है, प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज होता है। तो इस तरह की जो लॉसेज होती है उससे इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। तो जब ये मोटर की तरह काम करता है, पंप वाटर को पंप करके ऊपर की ओर भेजता है, तो इसके लॉसेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दो रीजन से इसकी लॉसेज बढ़ जाती है ना। जनरेटिंग मोड में जनरली इसकी जो इफिशियंसी होती है वो हायर होती है, वो क्या होती है 95 to 98% होती है ना, क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ रहा है, ग्रेविटी के साथ काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, तो इसके हिसाब से जो हमारा 53 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, यानी कि ग्रेटर देन एज एन मोटर, यानी कि जनरेटर का जो एफिशिएंसी है मोटर के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ। एक पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या कंसिस्ट करता है? तो एक सिंक्रोनस मशीन कंसिस्ट करता है, बिल्कुल सही। ए रिएक्शन टर्बाइन करता है, एंड एन मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑल इन वन शाफ्ट, एक ही शाफ्ट में करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। सिंक्रोनस मशीन क्या है? जैसे बेसिकली हमारा अल्टरनेटर है, जो जनरेटर की तरह काम करता है, तो एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है, तो इसी के लिए वो सिंक्रोनस मशीन यहाँ पर लिखा गया है। तीनों की तरह यह काम करता है। तो जब वाटर को पंप करके ऊपर लेके जाना पड़ता है, जब डिमांड हाई होता है, तो जब वाटर सप्लाई करता है, जब पावर सप्लाई करता है, तो वाटर को ऊपर की ओर भेजता है, तो एज ए मोटर की तरह काम करता है। और जब वो वाटर नीचे की ओर आता है, जब डिमांड बढ़ती है, एज ए जनरेटर काम करता है, तो उसी केस में एज ए सिंक्रोनस जनरेटर की तरह काम करता है। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंप स्टोरेज पावर प्लांट व्हेन ऑपरेटेड इन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम सर्व्स टू। तो वो क्या सर्व करता है? तो सर्व क्या करता है? इंक्रीज द लोड फैक्टर ऑफ द स्टीम प्लांट, बिल्कुल सही, लोड फैक्टर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, प्रोवाइडेड एडेड कैपेसिटी टू मीट पीक लोड्स, बिल्कुल सही है। डिक्रीज लोड फैक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रोवाइड एडेड कैपेसिटी टू मीट बेस लोड, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या होता है इसके बारे में, इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए, लोड फैक्टर जो हमारा होता है, लोड फैक्टर वो क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हमारा एवरेज लोड क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर कैसे बढ़ेगा? देखिए, मैक्सिमम डिमांड तो हमारी बढ़ जाती है, उसके हिसाब से उसको मीट करने के लिए जो हमारा एवरेज लोड होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो हम पावर विड्रॉ करते हैं, वो इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब है क्या कि इसको लोड फैक्टर उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। यानी इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। तो एवरेज लोड बढ़ जाएगी तो लोड फैक्टर उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। तो पीक डिमांड को मीट करने के लिए लोड फैक्टर होता है। देखिए, बेस लोड को नहीं कर सकता क्योंकि बेस लोड तो उसका अपना नॉर्मल लोड है। तो पीक लोड को मीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोड फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंप स्टोरेज प्लांट। अ पंप स्टोरेज प्लांट इज अ पीक लोड प्लांट, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग टाइम ऑफ पंप स्टोरेज प्लांट इज वेरी नॉट, बिल्कुल नहीं सही, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन इन लोड है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रिवर्सिबल टर्बाइंस एंड पंप्स आर वेरी सुटेबल फॉर पंप स्टोरेज प्लांट, बिल्कुल सही। पंप स्टोरेज प्लांट्स कैन बी यूज फॉर लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, तो ये भी सही है, लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के लिए यूज़ किया सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब A 1 3 4 ऑप्शन तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पंप स्टोरेज स्कीम द जनरेटर इज ऑल्सो यूज्ड एज, जनरेटर को कैसे यूज़ किया जाता है? तो सिंक्रोनस मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ किया जाता है ना। तो मोटरिंग एक्शन भी हो सकता है उसमें, जनरेटिंग एक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस वैल्यू पर हम उसको लेते हैं, कब हम लोग ऊपर करते हैं, कब हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप स्टोरेज स्कीम्स आर यूज टू इम्प्रूव। पंप स्टोरेज स्कीम किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एज वेल एज लोड फैक्टर ऑफ द पावर सिस्टम। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है और लोड फैक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी, सबसे पहले हम लोग प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? देखिए, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को हम लोग जनरली बोलते हैं कि एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड जितना भी हुआ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो जनरेट होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक 100 मेगावाट का पावर प्लांट है, ठीक है। 100 मेगावाट का पावर प्लांट है
उसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। अच्छा, अगर वो पूरा साल चलता है तो एक साल में जितने आवर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 24 आवर्स इंटू 365 डेज। अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये रफली आएगा आपका 8760, ठीक है, 8760 आवर्स ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितना हो सकता है 100 मेगावाट पावर प्लांट का, आप लॉजिक कीजिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हो सकता है वो हो सकता है आपका 100 मेगावाट इंटू जितने आवर्स होते हैं एक साल में, यानी 8760, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 876000 ये हमारा मेगावाट आवर हमारी इलेक्ट्रिसिटी हुई, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इसकी ये एक्चुअल जनरेशन है, वो मैंने कोई एक फिगर लिया, मान लीजिए ये 67500 मेगावाट आवर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा जितनी वो प्रोड्यूस हुई है, यानी कि हमने लिया है 657000 डिवाइडेड बाय जितना वो प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम जितना उसका कैपेसिटी है 8600 है ना। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 75%, कितना आएगा 75%, यानी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, लगभग 75% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर आप एक्चुअल जनरेशन बढ़ा है, यानी कि ये उसी में काउंट होगा जिसका अकाउंट में वो पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड था, तो उसके में अगर ये ऐड होगा तो फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी तो बढ़ जाएगा, ठीक। तो सिमिलरली इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लोड फैक्टर डिस्क्राइब किया था, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया पंप स्टोरेज प्लांट्स आर ऑपरेटेड इन, तो कहाँ ऑपरेटेड है, तो वो ऑपरेटेड है तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। इन एरियाज में पंप स्टोरेज पावर प्लांट है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइडल पावर प्लांट ऑफ रन ऑफ रिवर टाइप शुड बी प्रोवाइड विद पोंडेज सो दैट, तो उसके किसके लिए प्रोवाइड करना चाहिए कि फर्म कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड, उसकी फर्म कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब टर्बाइंस क्या होता है। देखिए, बल्ब टर्बाइंस क्या होता है कि हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने के बजाय हम लोग बल्ब के शेप में, जो एक लो कैपेसिटी प्लांट होगा, एक टर्बाइन को वाटर के पैरेलल डायरेक्शन में हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। और वो हमें एक अच्छा अल्टरनेटिव देता है लो कैपेसिटी प्लांट्स के लिए, लो हेड पे पावर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसा होता है। स्ट्रक्चर इसका देखिए कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। आपको आउटर साइड से, मैं इनर साइड का क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ, तो आपको आउटर साइड से एक बल्ब की तरह दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा होता है जनरेटर, ठीक है, ये जनरेटर होता है, जनरेटर की शाफ्ट है, ठीक है। इस साइड में अगर आप आइएगा, यहाँ पर इसकी बियरिंग हाउसिंग है यहाँ पर, ठीक है। और इस साइड में उसकी जो फैन है टरबाइन है, ठीक है, टरबाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके गाइड वैन है, कंट्रोल करने के लिए वाटर फ्लो कितना होगा, वाटर यहाँ से आके, वाटर इधर से आके इसमें फ्लो करता है, ठीक है, और यहाँ से आउटलेट हो जाता है। तो इस हिसाब से कंट्रोल होता है कि वाटर कितना आएगा, या इस इधर से वाटर आता है गाइड वैन के थ्रू और इधर जाता है, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट होगा कि हम कंट्रोल कर सकते हैं ये, और मोटर ऑपरेटेड होता है कि कितना परसेंटेज ओपन करना, उससे वाटर फ्लो डिसाइड होता है, ये हमारे कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वाटर का डायरेक्शन है, उसके पैरेलली इसके टर्बाइन ब्लेड्स लगे रहते हैं, तो ये इस तरह से रोटेट होता है और ये वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये जनरली लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन की तरह यूज होता है, और दिखने में ये जो है आउटर साइड से एक बल्ब की तरह दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए इसे बल्ब टर्बाइंस कहते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब टर्बाइंस के लिए क्या है, तो बल्ब टर्बाइंस है कैन बी यूज एट ए वेरी लो एंड वाइड वेरिंग हेड्स, बिल्कुल सही। स्मॉलर फास्टर और ईजियर होते हैं, स्मॉल फास्टर भी ईजियर होते हैं क्योंकि फास्टली रोटेट करते हैं, एंड आर चीपर इन कैपिटल कॉस्ट देन कैपिटल टर्बाइंस, क्योंकि हमारे कैपिटल टर्बाइंस लगाने के लिए हमारा जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे स्मॉलर होते हैं, फास्टर होते हैं और ईजियर होते हैं, ठीक है। आर यूनिवर्सली यूज्ड फॉर स्मॉल हाइड्रो स्कीम्स, बिल्कुल सही, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्बुलेंट फ्लो के केस में क्या होता है, shear stresses आर यूजुअली लार्जर देन दोज ऑफ लैमिनार फ्लो। देखिए, लैमिनार फ्लो जब भी बोला था दोस्तों, तो इस तरह का फ्लो होता है जिसमें आपको लैमिनार फ्लो देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि जो इंडिविजुअल जो हमारा वाटर का जो लाइंस है या उसका जो इंडिविजुअल फ्लो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको बहते हुए दिखेगा कि वो कुछ स्टेडी है, वो आपको लगेगा नहीं कि वो कुछ फ्लो कर रहा है, कोई स्टेडी चीज़ रखा हुआ है, तो उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंस कम होता है, तो उससे क्या होता है, उसके वॉल्स पे जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, तो शियर स्ट्रेसेस कम होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेसेस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उससे लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। रोटामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, रोटामीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो फ्लूइड डिस्चार्ज, यानी कि फ्लूइड का जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड
या मीटर क्यूब पर आवर, जो भी सी यूनिट में आप ले, उसका जो फ्लो मीटर है उसको नापने के लिए रोटामीटर का यूज़ होता है। जनरली वो इस तरह से मीटर के थ्रू कनेक्टेड होता है, पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। इसमें अंदर में एक फ्लोटिंग वाल्व होता है जो अप एंड डाउन होता है अकॉर्डिंग टू फ्लो, और उसके वेट को बैलेंस करता है, जिससे कि हमें एक बैलेंस मिलता है मीडियम, जिससे हम लोग इसका वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इस तरह से मीटर लगा रहता है, तो फ्लूइड डिस्चार्ज के लिए यूज होता है रोटामीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A hydraulic turbine having rated speed of 250 rpm is connected to a synchronous generator. टर्बाइन सिंक्रोनस जनरेटर से कनेक्ट किया गया। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पावर एट 50 हर्ट्ज द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इन जनरेटर। तो देखिए इसमें बेसिकली सेम स्पीड होती है, सेम शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सेम शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा यहाँ जो स्पीड है वो दिया है 250 आरपीएम। आपको जनरेटर केस में पता है जो स्पीड होती है वो होती है 120 f डिवाइडेड बाई p, फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ पोल्स निकालना है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं 120 f डिवाइडेड बाई n, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का 50 डिवाइडेड बाई एन, यानी इसकी स्पीड है 250, यानी कि ये होगी 6000 डिवाइडेड बाई 250, यानी कि आएगी 24, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A Pelton wheel turbine having a rated speed of 300 rpm is connected to an alternator to produce power at 50 Hz. The number of poles required in the alternator. तो नंबर ऑफ पोल्स पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा जो n होता है नंबर स्पीड होगा 120 f डिवाइडेड बाई p होगा। इसके लिए नंबर ऑफ पोल्स क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 300, यानी 6000 डिवाइडेड बाई 300, यानी कि 20 नंबर ऑफ पोल्स होंगे। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम पावर स्टेशन नीड्स स्पेस। स्टीम पावर स्टेशन को स्पेस चाहिए होता है, तो किसके कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं, तो लेस देन रिक्वायर्ड बाय द हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ द सेम कैपेसिटी। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रो पावर स्टेशन में हमें पहले बैरेज बनाना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, फिर रन ऑफ बनाना पड़ता है, उसके बाद पेन स्टॉक का सेक्शन होता है जिससे कि वाटर नीचे की ओर फ्लो करता है, फिर टरबाइन हाउस होता है, फिर पावर ग्रिड होता है। तो इस तरह से इसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टीम पावर को लेस स्पेस चाहिए, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट के मुकाबले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्टीम पावर प्लांट्स। स्टीम पावर प्लांट के केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लो। स्टीम पावर प्लांट का नहीं, बिल्कुल नहीं, मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, बिल्कुल सही, वाटर इंटेंसिव सेक्टर होता है। रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर स्टार्टिंग, ये भी बिल्कुल सही है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। हैंडलिंग ऑफ कोल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ एश कैज बीन डन इजली, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें कोल्ड हैंडलिंग प्लांट और ऐश पॉन्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट इजली नहीं होता है, इसमें बहुत टफ होता है वो। तो इसमें बी, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए स्टीम पावर स्टेशन इज लेस देन दैट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, लेस देन दैट ऑफ डीजल गैस टर्बाइन पावर स्टेशन, लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इज सेम एज दैट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो लोवेस्ट कॉस्ट होगा उससे हम लोग हाईएस्ट कॉस्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इनिशियल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे कम हाइड्रो का होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियर में बेसिकली कॉस्ट तो मटेरियल की कम होती है, बेसिकली इसमें सेफ्टी रिलेटेड जो रेडिएशन से सेफ्टी रिलेटेड कॉस्ट होता है वो इसमें ऐड होता है, लेकिन फिर भी ये हाइड्रो से ज़्यादा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीम कॉस्ट। तो स्टीम पावर प्लांट में हमें ऐश हैंडलिंग के लिए भी यूज़ करना पड़ता है, हमें बॉयलर कॉइल जलाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट होता है, उसके चलते स्टीम पावर प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और उससे भी ज़्यादा होता है हमारा डीजल या गैस का, ठीक है, डीजल या गैस का। तो इस ऑर्डर में है सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट का, उससे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उससे ज़्यादा स्टीम पावर प्लांट का, और सबसे ज़्यादा होता है डीजल या गैस पावर प्लांट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पब्लिक सेक्टर यूनिट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट इन इंडिया इज, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट इक्विपमेंट जो बनाती है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाती है, BHEL बनाती है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनी इसमें है दोस्तों, L&T है इसमें, ठीक है, ABB है, एशियन ब्राउन बोरो, तो इस तरह की कंपनी है, सीमेंस है, तो ये भी इस तरह के कंपोनेंट्स बनाती है। तो इंडिया में BHEL के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एसोसिएटेड विद इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट इन इंडिया, तो इरेक्शन एंड कमीशनिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC। कौन जिम्मेदार होता है, NTPC, ठीक है। इरेक्शन और हैंडलिंग के लिए NTPC जिम्मेदार होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स डज ए मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क, तो रैंकिन साइकिल पे काम करता है, ठीक है।
बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंकिंग साइकिल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज इन द रेंज ऑफ 30 to 45% होता है रैंकिंग साइकिल एफिशिएंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन रैंकिंग साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम ए टर्बाइन इज गिवन बाय, तो वर्क आउटपुट किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया चेंज ऑफ इंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट और आउटलेट के बीच में इंथैल्पी जो चेंज होता है वो वर्क आउटपुट टर्बाइन के केस में कैलकुलेट होता है, ठीक है, इनलेट और आउटलेट के इंथैल्पी चेंज में, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी, टर्बाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। देखिए बॉयलर एफिशिएंसी होता है क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बॉयलर में वाटर को सुपर हीटेड करता है, ठीक है, उसको जनरली हम लोग 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सुपर क्रिटिकल या क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होता है उसको 540 डिग्री पे वाटर को गर्म करते हैं, जिसके उसमें वाटर की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और वो बेसिकली स्टीम होता है, हाई स्टीम जेट होता है, ठीक है, और उसको जनरली 105 बार प्रेशर पर रखते हैं, ठीक है। तो बॉयलर की एफिशिएंसी क्या है कि वो कितने वाटर को वो कन्वर्ट कर पाया है जिससे कि वो टरबाइन में जाके उसको रोटेट कर सके, तो उसको बॉयलर एफिशिएंसी कहते हैं, कितना हमने इसमें इनपुट दिया और कितना उसमें आउटपुट निकला है। तो बॉयलर एफिशिएंसी का तो इसको हम लोग एन भी लिख सकते हैं इनटू टरबाइन की जो एफिशिएंसी है, टरबाइन का जो इनपुट पावर और टरबाइन कितना आउटपुट पावर दे रहा है तो उसको टरबाइन की एफिशिएंसी एनटी लिखते हैं। फाइनली जनरेटर की एफिशिएंसी है जो कि लॉसेस को माइनस करके होता है, ठीक है, उसमें भी तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस होता है, तो उसकी एफिशिएंसी, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वही ओवरऑल एफिशिएंसी होती है थर्मल पावर स्टेशन की, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूँ। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।